आज से करीब 16 साल पहले 2008 में चाइना को समर ओलंपिक होस्ट करने के लिए पहली बार मौका दिया गया था, जिसकी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल बनाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी कि लगभग 3 ट्रिलियन रुपए खर्च करके अच्छे स्टेडियम बनाए गए और दुनिया के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को अच्छे से रेनोवेट भी कराया। इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाइना ने सब कुछ रेडी कर रखा था और इवेंट से ठीक 2 दिन पहले सारे ओलंपिक्स प्लेयर अलग अलग कंट्री से चाइना आ चुके थे। सभी लोग इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर ठीक इवेंट के एक दिन पहले वेदर फोरकास्ट न्यूज ने चाइना के सभी लोगों को हैरान कर दिया, जिसमें ये बताया गया कि चाइना के बीजिंग में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश आने वाली है, जिसकी वजह से इवेंट को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि जहां ये इवेंट होने वाला था वो बीजिंग नेशनल स्टेडियम था, जो कि एक ओपन एयर स्टेडियम था, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशानी और टेंशन में आ गए थे। तभी चाइना ने इस इवेंट को हर तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए इस इवेंट को कैंसिल न करके एक ऐसा हल निकाला कि बारिश भी हो जाएगी और बीजिंग की सड़कें भी नहीं भीगेंगी। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज किया और इवेंट के दिन जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें क्लाउड सीडिंग की हेल्प से पहले ही बरसने पर मजबूर कर दिया गया और इवेंट सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये क्लाउड सीडिंग आखिर क्यों और कैसे होता है? क्या ये इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है जो कि नेचर के खिलाफ जाकर किया गया? जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1930 में बर्जेरॉन फाउंडेशन ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि आइस के क्रिस्टल बारिश के बादलों में छोड़े जाने के दौरान बादलों में मौजूद सुपर कूल पानी की बूंदें बारिश का कारण बनेंगी, जिसके चलते 1940s में विंसेंट शेफर और आयरविंग लैंगमुइर ने जनरल इलेक्ट्रिक्स में रिसर्च करते वक्त इस थ्योरी को कंफर्म किया और कई इवेंट्स के दौरान शेफर ने 14 जुलाई 1946 में जनरल इलेक्ट्रिक्स की रिसर्च लैब में क्लाउड सीडिंग की खोज करते वक्त उन्होंने ये नोटिस किया कि उनका डीप फ्रीजर इतना ज्यादा ठंडा नहीं था कि सांस की हवा का यूज करके मिनी क्लाउड बनाया जा सके, जिसके चलते उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ड्राई आइस का यूज किया, जो कि लगभग -78.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। और जैसे ही उन्होंने डीप फ्रीज में सांस ली तो उन्हें नीली धुंध दिखाई दी। इसके बाद आंखों को चौंका देने वाला मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल देखने को मिला, जो कि लैंप से लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसके चलते उन्हें तुरंत ये एहसास हुआ कि उन्होंने सुपर कूल वाटर को आइस क्रिस्टल में चेंज करने का तरीका डिस्कवर कर लिया है। फिर कुछ ही महीने में शेफर के कलीग बर्नार्ड वॉनगट, जो कि एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लाउड सीडिंग का एक दूसरा मेथड डिस्कवर किया। इस मेथड में उन्होंने बेसिक केमिस्ट्री का यूज करके सिल्वर आयोडाइड बनाया, जिसे क्लाउड सीडिंग में यूज किया जा सके। फिर 1946 के बाद से इन दोनों मेथड का यूज किया जाने लगा। किसी भी सुपर कूल क्लाउड की फिजिकल केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड एक इफेक्टिव तरीका बन चुका था और गर्म क्लाउड की बारिश हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग टेक्निक के यूज से किया जाने लगा, जिसे मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स ने एक पॉजिटिव इंडिकेशन बताया। टेबल सॉल्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मटेरियल था, जिसे हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग टेक्निक के लिए यूज किया जाता था। बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बादलों में बूंदों के साइज का स्पेक्ट्रम चेंज होकर बड़े बूंदों में और लेस कॉन्टिनेंटल हो जाता है। 1967 से 1972 तक नॉर्थ वियतनाम और स्पेशली हो ची मिन ट्रेल पर मानसून के मौसम को बढ़ाने के लिए यूएस मिलिट्री ने एक ऑपरेशन के दौरान सिल्वर आयोडाइड क्लाउड सीडिंग का यूज करके मानसून के पीरियड को 30 से 45 दिन टारगेटेड एरिया में एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन ये क्लाउड सीडिंग आखिर कैसे काम करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि सभी बादल पानी नहीं बरसाते, जबकि सभी बादल में रेन वाटर होते हैं। बस कुछ बादल ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा मॉइस्चर प्रोड्यूस करके बारिश करते हैं, क्योंकि इन बादलों में ज्यादा आइस पार्टिकल होने की वजह से ऐसा होता है। क्लाउड सीडिंग में एक्सपर्ट ज्यादातर सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक नेचुरल आइस क्रिस्टल की तरह होता है। फिर जैसे ही सिल्वर आयोडाइड क्लाउड के मॉइस्चर में एक्सपोज होता है तो इसका क्रिस्टल तेजी से ग्रो होने लगता है, जिसके बाद बादलों पर आइस क्रिस्टल ज्यादा हो जाते हैं और भारी होने लगते हैं, जिससे तेज की बारिश होने लगती है। और इस प्रोसेस को स्टैटिक क्लाउड सीडिंग मेथड कहते हैं। और दूसरी जिसे डायनेमिक क्लाउड सीडिंग मेथड कहते हैं, जिसमें क्लाउड में ज्यादा पानी को पास कराने के लिए वर्टिकल एयर करंट को बूस्ट किया जाता है। ये मेथड स्टैटिक मेथड से बादलों में 100 गुना ज्यादा आइस क्रिस्टल बनाता है, जिसे एक कॉम्प्लेक्स मेथड माना जाता है, क्योंकि डायनेमिक क्लाउड सीडिंग को 11 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है, जिसमें एक भी स्टेज के फेल होने पर यह मेथड काम नहीं करता, जो कि इस टेक्निक को स्टैटिक मेथड से लेस डिपेंडेबल बनाता है। और तीसरा हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग मेथड होता है, जिसमें टेबल सॉल्ट को क्लाउड के लोअर पोर्शन में डिस्पर्स किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस की हेल्प से पूरी दुनिया की स्नोफॉल को एनहांस किया जा सकता है और इसके जरिए किसी भी सूखी जगहों पर नेचुरल वाटर की सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है और साथ ही कुछ हद तक एयर पोल्यूशन को कम करने और स्मोक, डस्ट और केमिकल के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में हमारी मदद कर सकता है और कम बारिशों वाले एरिया में ज्यादा बारिश लाई जा सकती है और तो और किसी भी तरह के वेदर को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस
प्रोसेस सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि वाटर वेपर को भी रेगुलेट कर सकता है, जिसके चलते क्रॉप्स में ज्यादा मॉइस्चर दिया जा सकता है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और इन सभी के अलावा जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर इस टेक्निक के बेनिफिट्स हैं तो जरूर कुछ न कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। क्लाउड सीडिंग की इफेक्टिवनेस साइंटिस्ट के बीच अभी तक एक डिबेट का टॉपिक है, जबकि कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि क्लाउड सीडिंग कुछ सर्टेन कंडीशन में बारिश को बढ़ा सकता है, जिससे सुनामी, फ्लड्स का खतरा और भी बढ़ सकता है। और क्लाउड सीडिंग को सक्सेस बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बादल का टाइप, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ज्योग्राफिक लोकेशन। इसके अलावा एनवायरनमेंट और हार्मफुल रिजल्ट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका यूज किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर क्लाउड सीडिंग की कैपेबिलिटी और उसकी लिमिटेशन को अच्छी तरह से रिसर्च करने की अभी जरूरत है। क्या क्लाउड सीडिंग का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर हो सकता है? अब तक तो किसी भी साइंटिस्ट ने क्लाउड सीडिंग की वजह से कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं पाया है, क्योंकि जो सिल्वर आयोडाइड क्लाउड सीडिंग में यूज किया जाता है उसमें लगभग 50 माइक्रोग्राम पर लीटर सिल्वर का कंसंट्रेशन होता है और आयोडीन भी कम होता है। इनफैक्ट उससे ज्यादा आयोडीन तो हमारे खाने वाले नमक में होता है। और साथ ही रेन वाटर जो कि क्लाउड सीडिंग से किया गया और रेगुलर रेन वाटर में टेस्ट और स्मेल का कोई भी फर्क नहीं होता। कई लोग क्लाउड सीडिंग के पीछे की साइंस को नहीं समझते, जिसकी वजह से लोग फॉल्स क्लेम और कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगते हैं, जो कि पब्लिक को क्लाउड सीडिंग के बारे में डाइवर्ट करके एक गलत डायरेक्शन में ले जाती है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।